तो शाहरुख खान जब अपने घर मन्नत लिया, उन्होंने वो घर रहा, तो जब उनका स्ट्रगलिंग टाइम था तो कहते हैं लोग उसी घर के सामने वो रुकते थे, बैठते थे और रोज आके चक्कर काटते थे कि एक दिन ये घर मैं लूंगा। उन्होंने उसका नंबर नहीं देखा होगा, न्यूमरोलॉजी नहीं देखी होगी, और आज जिस घर को आप देखते हैं उससे ज्यादा जर्जर हालत में वो घर तब था, राइट। लेकिन उन्होंने सोच लिया मुझे एक घर लेना है, और उस घर में जाने के बाद द शाहरुख खान, किंग शाहरुख खान बना, बादशाह शाहरुख खान बना। ऐसा नहीं मैं न्यूमरोलॉजी और अंकों की रहस्यमय दुनिया में विश्वास नहीं करती हूँ, मैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में बहुत विश्वास करती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी विश्वास करती हूँ मैं कर्म में। एक जूस की दुकान से भी टी सीरीज वाले टी सीरीज बन गए। भगवान ना करे मेरी कभी किडनी खराब हो, कुछ खराब हो, तो क्या मेरे हस्बैंड जाके कहेंगे सर डिस्काउंट हो सकता है, मेरी वाइफ की किडनी खराब है, ठीक कर दो। तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके हम डिस्काउंट मांगते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जिनको पूरी समझ नहीं है उन लोगों को पकड़ पकड़ के लाते हैं, उनसे न्यूमरोलॉजी कराते हैं। आधा अधूरा ज्ञान जान का खत्म। ये साल कुछ इस टाइप का है या कुछ इस समय एनर्जी ऐसी चल रही है? फोन बीबी को आई लव यू बोलना है, फोन पे बोलना है, वो कस के पकड़ के पीछे से नहीं बोलना कि वो किचन में राजमा बना रही है हम जाकर उसे बोले, नहीं, जो बोलना है फोन पर बोलना है। एस्ट्रोलॉजी में से ही न्यूमरोलॉजी निकला है, एस्ट्रोलॉजी में से ही वास्तु निकला है, सब कुछ एक दूसरे से रिलेट करता है, एक ही है, सब कुछ एक है। कई लोग नंबरों के नोटों को इकट्ठा करते हैं, राइट, कि स्टार नोट्स इकट्ठा करते हैं। सो ये सब चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन आप कुछ भी चीज़ किसी को दो ना, कहो उसका काम पूरा कर, भला कर, और मेरे पास डबल। आप भगवान से कहो ऊपर वाले सबका भला कर, शुरुआत मुझसे कर। वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का क्या रोल है हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, इसी सब चर्चा करेंगे आज हम। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं वर्ल्ड फेमस डॉक्टर वाई राखी। वेलकम मैम। जय माता दी, नमस्कार। पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है मैम? बहुत अच्छा। एक तो आपका नाम मुझे बहुत पसंद है, अनमोल। मतलब ये बहुत साल पहले सुना था नाम, और आज की जनरेशन में अगर पेरेंट्स ये नाम रख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैम। मैम मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा जी कि एक इंसान है जिसने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अपना, वास्तु के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से घर बनाया जी। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसने घर का नंबर रखा, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसने उस जितने भी पैरामीटर्स थे उन पे ध्यान दिया, वास्तु के हिसाब से उसने हर चीज़ की दक्षिण में ये होना चाहिए, पश्चिम में ये होना चाहिए, वो सब किया। लेकिन उसके घर में बरकत नहीं हो रही। घर में शिफ्ट होने के बाद उसने इतना पैसा लगा लिया, उसका बिजनेस बंद हो गया, बच्चे डिप्रेशन में, आपस में कपल्स की लड़ाई हो रही है। लेकिन उसने तो हर चीज देख के की। बिल्कुल। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मतलब अगर हम इस चीज को इतना मानते हैं तो फिर प्रॉब्लम कहाँ रह गई, या इन चीजों का भी बुरा इम्पैक्ट होता है कई बार? तो मैं डॉक्टर वाई राखी, मैं हर चीज़ ना एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ। तो मन्नत है शाहरुख खान का घर। आपका सवाल बहुत अच्छा है और लाखों लोगों के दिल में होगा। तो शाहरुख खान जब अपने घर मन्नत में लिया, उन्होंने वो घर रहा, तो जब उनका स्ट्रगलिंग टाइम था तो कहते हैं लोग उसी घर के सामने वो रुकते थे, बैठते थे और रोज आके चक्कर काटते थे कि एक दिन ये घर मैं लूंगा। तो उस टाइम पर कोई वास्तु नहीं था, उस टाइम पर कोई नहीं सोचता। ये शाहरुख खान ने सोचा वो अच्छा ये सी फेसिंग है, ये राइट से लेफ्ट से, ऐसा कुछ नहीं सोचा उन्होंने। लेकिन बस उन्होंने मेहनत करी और अपने दिमाग में सोचा ये घर मुझे लेना है, वो घर लिया। उन्होंने उसका नंबर नहीं देखा होगा, न्यूमरोलॉजी नहीं देखी होगी, और आज जिस घर को आप देखते हैं उससे ज्यादा जर्जर हालत में वो घर तब था, राइट। लेकिन उन्होंने सोच लिया मुझे एक घर लेना है, और उस घर में जाने के बाद द शाहरुख खान, किंग शाहरुख खान बना, बादशाह शाहरुख खान बना। हमने उनकी सफलता देखी और आज भी देख रहे हैं 1,000 करोड़ की। तो उस घर में जाने के बाद शायद उन्होंने वास्तु करवाया हो, शायद उन्होंने उस टाइम पे नंबर देखा हो, लेकिन उन्होंने जब ये घर देखा तो उनके माइंड में एक बात आ गई कि मुझे ये घर लेना है और मेहनत करनी है। मैं ये नहीं कह रही कि वास्तु काम नहीं करता, हम खुद वास्तु करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती। मेरा बच्चा, एक घर में 6 लोग रहते हैं, न्यूमरोलॉजी आपने अपनी देख ली, घर के सब लोगों की तो नहीं देखी। हो सकता है जो नंबर 3 आपको बहुत सूट करता हो, आपके पिताजी को बिल्कुल ना करता हो, आपकी पत्नी को तो बिल्कुल दूर दूर तक ना करता हो, और पैदा होने वाले बच्चों के लिए तो वो लकी ना हो। लेकिन क्या एक घर के व्यक्ति की कुंडली देखकर या उसकी न्यूमरोलॉजी करके हम पूरे घर के लोगों के न्यूमरोलॉजी के बारे में बता सकते हैं? ऐसा नहीं मैं न्यूमरोलॉजी और अंकों की रहस्यमय दुनिया में विश्वास नहीं करती हूँ, मैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में बहुत विश्वास करती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी विश्वास करती हूँ मैं कर्म में। एक टूटी फूटी झोपड़ी से भी, एक जूस की दुकान से भी टी सीरीज वाले टी सीरीज बन गए, जबकि उन्होंने कोई नंबर नहीं देखा होगा, राइट। सो आप किसी भी घर में रहें, उसका न्यूमरोलॉजी ज़रूर दिखाएं, उसका वास्तु ज़रूर दिखाएं, लेकिन सबसे पहली बात है कि उस घर में जाके कर्मा करें। आप ये सोचिए कि मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को बुला लिया, उसने कहा नॉर्थ ईस्ट तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुम यहाँ पर मंदिर बना लो, यहाँ अलमारी रखना, पैसा आएगा, और तुम सारा दिन घर में बैठ के आराम से नेटफ्लिक्स पे बैठ के किसी पर भी आप सीरीज देख रहे हो, और आप सोचो कि क्योंकि मेरे घर का वास्तु बहुत अच्छा है, मेरे घर का न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा है, द डॉक्टर वाई राखी से मैंने एस्ट्रोलॉजी करवा ली, राखी जी ने कर दी, बस अब तो मेरे बल्ले बल्ले। तो बेटा ऐसा नहीं होता।
सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अगर उस घर में मेहनत नहीं हो रही है तो वो वास्तु काम नहीं आएगा, वो न्यूमरोलॉजी काम नहीं आएगी। घर में 4 लोग आपस में किट 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 करते रहते हैं तो वो न्यूमरोलॉजी काम नहीं आएगी। आप हमेशा ये सोचते हो कि मैं अपना कार्ड स्वाइप करवा लूँ क्रेडिट कार्ड से और अपना पैसा जो है बिजली का बिल भर दूँ। नौकरी में बॉस ने कुछ कहा, आपने छोड़ दी, मैं नहीं सुन सकता किसी से, मेरी ईगो बहुत है, आप नौकरी छोड़कर आ गए। हमारे बाबूजी वगैरह, दादाजी, जब उनको बॉस डांटते थे तो वो 10 लोगों में इंसल्ट सुनते थे, क्योंकि बच्चों की फीस देनी है, क्योंकि 2 बहनों की शादी करनी है, क्योंकि घर कैसे चलेगा, वाइफ को घर जाके क्या कहूँगा। तो ईगो नहीं थी उन लोगों में। आप ये तो मानते हैं कि हम सब में ईगो बहुत है। अब मुझे बताओ वास्तु क्या करेगा? जिस घर के अंदर माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा है, जिस घर में सारा दिन आप काम पर गए हो या आपकी वाइफ बैठकर सिर्फ इधर की उधर की इधर कर रही है, या पत्नी कमाने जा रही है और पति घर बैठा हुआ है और उसके बाद वो सिर्फ नकारात्मकता सोच रहा है, तो खाली वास्तु ही काम नहीं करता बेटा, न्यूमरोलॉजी ही काम नहीं करती। दूसरा एक पॉइंट इसमें और जोड़ना चाहूँगी, जब तुम शादी करोगे ना तो अब बेहतरीन से बेहतरीन शेरवानी पहनना चाहोगे, सोने का ब्रेसलेट पहनना चाहोगे। आप सोचो कि गाड़ी में जाऊंगा तो मैं दोस्त से मांग लूँ जगवार में बैठ के जाऊँ, उससे कम में ना जाऊँ, यार मेरी एंट्री में ना बैंड बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। जैसे ही बात पंडित की आती है हम पैसे कम कराने लगते हैं। पंडित जी आप 51,000 रुपये शादी के मांग रहे हो, वो तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे। जब वास्तु की बात आती है ना तो लोग पता क्या कहते हैं, यार घर लिया है, तेरे को कोई वास्तु पता है? हाँ मेरे अंकल करते हैं, तो थोड़ा उनसे डिस्काउंट करा देना। आप जाने माने वास्तु शास्त्री से वास्तु करवाइए और कोई डिस्काउंट मत मांगे। बोले गुरुजी आपकी जो फीस है वो मैं दे दूंगा। सारे डिस्काउंट हमें एस्ट्रोलॉजर के पास जाके, वास्तु शास्त्री के पास जाकर आते हैं। कभी आपकी भगवान ना करे मेरी कभी किडनी खराब हो, कुछ खराब हो, तो क्या मेरे हस्बैंड जाके कहेंगे सर डिस्काउंट हो सकता है, मेरी वाइफ की किडनी खराब है, ठीक कर दो? तो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके हम डिस्काउंट मांगते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जिनको पूरी समझ नहीं है उन लोगों को पकड़ पकड़ के लाते हैं, उनसे न्यूमरोलॉजी कराते हैं। आधा अधूरा ज्ञान, जान का खतरा। इसीलिए ऐसे मतलब इनमें से कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। इट इज़ नॉट ओनली, क्योंकि कुछ लोग आपके व्यूअर्स कहेंगे नहीं हमारे घर तो कोई नहीं लड़ता, मैं तो अपनी माँ का भी बहुत ध्यान कर रखता हूँ, मैं तो राम हूँ और मैंने अपनी माँ का। तो फिर आपने जिस व्यक्ति से कराया है क्या वो सही है? आप अपने घर का वास्तु, ये आशियाना जिंदगी में एक बार बनता है, लाइफ में एक बार बनता है, उसके अंदर जान लगा दीजिए। इंटीरियर थोड़ा कम करा दीजिए, लेकिन वास्तुशास्त्री जिसे ज्ञान हो, जिसके बारे में आप पढ़िए, जानिए, उसका बैकवर्ड देखिए क्या है क्या नहीं है, उसने स्टडी कहाँ से की है, न्यूमरोलॉजी देख रहे हैं, फिर उसके बाद घर में प्रवेश करो जी। अगर आप सही चीज़ें करोगे तो घर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आजकल के टाइम में तो मैम मतलब जो मेरे दर्शक भी होंगे या मतलब आजकल की जो दुनिया हो गई है, वास्तु को नहीं बुलाएंगे, गूगल सबसे बड़ा मान लेते हैं कि गूगल पे देख के, गूगल तो हम सबके पापा बन चुके हैं कि इस पे देख लेते हैं। या अभी मतलब मैं तो ये भी कहता हूँ कि हमारा पॉडकास्ट देख के भी आप एकदम मत कराओ, किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुलाओ फिर कराओ। एग्जैक्टली, क्योंकि हर तरह की डिग्री अलग होती है, हर चीज अलग होती है, कि उसके हिसाब से प्रॉपर ज्ञान दिया जाएगा। एक बात आप अपने व्यूअर्स को और बोलो, मैंने वास्तुशास्त्री, एस्ट्रोलॉजर, यूट्यूबर या टैरो कार्ड रीडर, हम सबके बाप हमारे माता पिता हैं। उन्होंने, मेरी भी मम्मी मुझसे महान है। अगर आपके पिताजी कह रहे हैं बेटा ये घर अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या बेटा इस घर में मैं नहीं आना चाहता, या बेटा मेरा दम घुटता है, या बेटा मेरे को लग रहा है ये वाला कमरा तो अपने बच्चे को मत दे। पापा आपको कुछ नहीं पता, आप पुराने ज़माने को नहीं, उन्हें पता है। जो वास्तुशास्त्र तुम पकड़ के ला रहे हो ना, वो तुम्हारे पिताजी के बाद पैदा हुआ है। तो कुछ बातें घर के बुजुर्गों की भी मान लीजिए। देखिए वो आसमान को देख के टाइम बता देते थे, आप टाइम देखकर भी टाइम देखने में गड़बड़ कर देते हैं कि हर किसी की घड़ी हर किसी के टाइम से अलग होगी, राइट। सो अगर घर के बुजुर्ग किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो ये समझिए कि ईश्वर की वाणी है। बस हम इतना ही कर लेना मेरा बच्चा, तो जिंदगी खूबसूरत हो जाए। बहुत बड़ी बात बताई है मैम आपने, क्योंकि बड़े लोगों को एनर्जीज आ जाती है एग्जैक्टली कि ये नेगेटिव है, इससे दूर रहो। चाहे हमें इस समय पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन उन्हें पता है कि ये आगे जाके धोखा देगा। तो हमारी सोसाइटी में एक आंटी रहती थी और विडो थी, 2 बेटियों को पाला उन्होंने, अपने बेटे को पाला उन्होंने और बड़ा किया। हमारे साथ रही, आई, हमारी सर्कल में आ गई, किट्टी पार्टी डाल ली, हमारी मंडली में, कीर्तन मंडली में घुस गई। ये रियल स्टोरी बता रही हूँ। बड़ी खुश रहने लगी। एक दिन अचार बनाकर लाई, लोगों ने उनकी तारीफ करी। वो जो है अग्रवाल फैमिली से थी, तो उनको जीने का एक मोटिव मिल गया। आंटी आप मेरे लिए 2 किलो बना दो, आंटी मेरे लिए 4 किलो बना दो। उनकी ज़िंदगी की 90% बीमारियां ख़त्म हो गई, वो ठीक हो गई, वहाँ रही। 2 साल बाद उनके बेटे की शादी हो गई, वो और खुश हो गई। शी विल बिकम लाइक अ फेमस, लाइक अ शाहरुख खान इन आवर सोसाइटी। आंटी आज ये खाना है, आंटी आज वो खाना है, आंटी वो खाना है। 2 साल बाद उनके बेटे को लगने लगा, जिस घर में वो 15 साल से रह रहे थे, कि ये घर हमें छोटा पड़ता है। आंटी ने बोला तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगी, मेरा यहाँ से जाने के बाद मन नहीं लगेगा, मेरी सहेलियाँ बन गई है, मुझे यहाँ जीने का मौका मिल गया है। बेटा नहीं माना, बेटा फिर भी माँ के लाख मना करने पर ज़बरदस्ती ले गया। उस घर में आंटी ने जाकर फर्स्ट डे उससे बोला कि ये पनपेगा नहीं हमें घर बेटा, वहाँ पर बहुत खुशियाँ वहाँ चल। वो नहीं माना। मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन 1 साल बाद पहले उनका बेटा मरा उसी घर में, और ठीक 1 साल बाद आंटी भी गुजर गई।
एनर्जीज होती हैं घर की, केवल वास्तु नहीं होता। मैं जब किसी के घर जाती हूँ तो मैंने आपके घर में एंटर कर दी, क्या बहुत अच्छा है आपका घर, आई फील अ गुड एनर्जीज, है ना। एक ऑरा होता है घर का, आपका, आपकी पर्सनालिटी का, आपके स्टूडियो का ऑरा बहुत अच्छा, आई फील गुड एंड एनर्जेटिक। अगर एनर्जेटिक नहीं होती तो मेरे हाथ पैर शिवरिंग करने लगते। ऐसे घर का वास्तु तो सेकेंडरी है, एनर्जीज भी कोई चीज़ होती है वहाँ पर। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ ऐसी घटना घटी हो, जब बिल्डिंग्स बनती हैं तो मजदूरों के बच्चे नीचे गिर जाते हैं, कौन पूजा कराता है? भूमि पूजन पहले हो जाता है, बाद में होता नहीं। हम जल्दीबाजी में घर किराए पर ले लेते हैं। अब आपने अगर ये घर किराए पे लिया तो आपने कोई पूजा नहीं कराई होगी, आपको तो किराए पर है, हमें क्या रहना है। तो ये वाली चीज़ें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बुजुर्ग कह रहे हैं नहीं जाना तो प्लीज़ उन्हें फोर्स मत करिए। बिल्कुल, सिक्स सेंस है उनके पास, हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है। एग्जैक्टली, उन्होंने दुनिया ज़्यादा देखी है। बिल्कुल। अगर मैम जैसे किसी मतलब जैसे अभी हम एनर्जीज की बात आप कर रहे हैं, तो एनर्जीज को अगर घर में आ गई है, नेगेटिव एनर्जीज आ गई हैं, इसमें एंटिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एनर्जीज की बात कर रहा हूँ जो कलेश करवा रही है घर में, लड़ाई करवा रही है हस्बैंड वाइफ में, माँ बाप बच्चों में, जैसे अभी हम डिस्कस करें। तो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? क्या कुछ होता है कि ये होती है, मतलब मेरा ये भी है, और अगर होती है तो इनके क्या उपाय करने चाहिए जिससे घर में शांति आए? पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना हुआ है। ओके। जो मैं और आप बोल रहे हैं ना, ये भी ब्रह्मांड में वॉइस जा रही है, यही लौट के वापस आएगी। इसलिए तो कहते हैं कि 24 घंटे में सरस्वती माँ मुंह पर बैठती है। अच्छा बोलो। देखो, अच्छा हो भी ना रहा हो ना तो भी अच्छा बोलो। इज इट, अगर किसी से कहो कि आप घर ले लो और 6 बेडरूम लो, अरे कैसी बातें कर रहे हो मैम, मेरा तो एक छोटा सा घर बन जाए, तो पहले ही आपने उसको लो कर दिया। करेक्ट। पहले एनर्जीज को फास्ट रखिए ना। आप अपनी बीमारी को, एनर्जीज को, सब कॉन्शियस माइंड को बोल बोलकर चीज़ों को सही कर सकते हैं। देखो, थोड़ा सा लाइफस्टाइल बदलना है। हम सुबह पहले उठते थे, हमारे बाबूजी जो थे दातून करने के लिए वॉक पे निकल जाते थे। कितने बच्चे वॉक पे जाते हैं? अगर जाते हैं तो वो जिम जाते हैं, सुबह नहीं गए चलो शाम को चले जाएंगे। एक बच्चे अपने कमरों की खिड़कियाँ नहीं खोलने देते, पर्दे नहीं हटाना चाहते। कई बच्चे तो कुंडे लगाकर सोते हैं कि उनकी इतनी पर्सनल लाइफ है, प्लीज़ हमारे कमरे में मत आना, मेरी इस चीज़ को मत टच करना, मुझे ये यही चाहिए। पलंग के नीचे बर्तन पड़े हुए हैं, चदरें 2-2 दिन 3-3 दिन नहीं बदल रही। देखिए, आपका लोगों के साथ कनेक्शन हुई है ना। हमें लोग आकर बोलते हैं मैम 7-7 दिन मेरा बेटा नहाता नहीं है। मैं उसके कमरे में चद्दर बदलने तब जाती हूँ जब वो अपने दोस्तों के साथ 2 दिन के लिए गोवा जाता है। वो कमरा ही नहीं खुलता, खोले तो उस कमरे में से स्मेल आती है, भगवान जाने क्या करता है। ज़्यादातर टाइम में वो बाथरूम में ही बैठा रहता है। तो ये एनर्जीज नेगेटिव होंगी या नहीं होंगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि होती हैं। इज इट? लोग बाथरूम टॉवल को रोज दूसरे दिन बदलो, चदरें रोज बदलो। हम उस ज़माने में, हमारी मम्मी, मुझे याद है कि हम मिडिल क्लास फैमिली के थे, 2 दिन में एक बार बदलती थी। आज उस टाइम में तो 2 दिन में एक बार भी चल जाता था। आज जिस तरह से लोगों का लाइफस्टाइल है कि जूते पहन रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, बैठे बैठे बेड पर ही जूते आकर सो रहे हैं, गंदी जुराबों के साथ सो रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि कलयुग के इस समय में और कोविड के इस टाइम में हमें अपनी बेडशीट रोज बदलनी चाहिए, हर दूसरे दिन टॉवल बदलना चाहिए, हमें एक दूसरे का टॉवल यूज़ नहीं करना चाहिए। घर की एनर्जीज अपने आप सही होंगी जब आप उसमें बड़ी तेज़ आवाज़ में विष्णु जी के भजन चलाओगे। लेकिन हमारे घर में क्या चल रहा है? OTT पर आ रहा हुआ बिग बॉस। अगर वो बिग बॉस चल रहा है तो झगड़ा होगा, उसमें तो झगड़ा हो रहा है, वही एनर्जीज हमारे घर में आएंगी। आप किसी साधु संत को सुनेंगे तो साधु संत वाली बातें आएंगी। छोटे बच्चे आपके घर में होंगे तो वो पोयम देखेंगे, तो आपके घर में पोयम जैसी बच्चों का माहौल होगा, आपको खिलौने दिखाई देंगे। तो आप अपने घर को अच्छा करने के लिए पहले मेहमानों को बुलाओ और मेहमान बन के किसी के घर जाओ। सुबह शाम अपने घर में धूप दीप अगरबत्ती ज़रूर करो। मेहमान के आने के टाइम पे, लक्ष्मी के आने के टाइम पे घर का मुख्य दरवाज़ा ज़रूर खोलो। घर में पोछा लगाते वक्त इस कमरे का पानी उस कमरे में, उस कमरे का पानी इस कमरे में। जैसे हमारे बुजुर्ग बड़े स्ट्रिक्ट थे इस चीज़ को लेकर, राइट? वो पोछे का पानी बार बार बदलते थे। आज कोई मेड नहीं बदलती। आज तो मेड बैठकर पोछा ही नहीं लगाती, वाइपर से लगाती हैं, मशीनें आ रही हैं। तो ज़माना बदल गया। तो एनर्जीज आर देयर। अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए अपने घर में पूजा पाठ, महीने में एक बार हवन, सत्यनारायण भगवान की कथा, आपको खाने से पहले अपने घर की पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। आपको पैर छू के माता पिता के जाना चाहिए। दक्षिण की दीवार पर जो दुनिया में अब नहीं रहे हैं उन बुजुर्गों की तस्वीरों, आते जाते उन्हें प्रणाम करो, नमस्कार करो। आपके घर में इस तरह से खूबसूरत बुद्धा होने चाहिए जिनसे एनर्जीज आएँ। आपके घर में जीवित प्लांट होने चाहिए। आपके घर में मनी प्लांट, तुलसी, शमी का पौधा, ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रकाश मिसिंग है हम लोगों की ज़िंदगी से। लाइट, लोग अंधेरे में रहना पसंद कर रहे हैं। लाइट बंद करो, मुंह पे लग रही है, लाइट बंद करो। लोग दिन में लाइट बंद करो तो बाहर से तो इतनी रोशनी आ रही है। आप कभी गोल्ड शॉप पर गए हैं? आपको हर चीज़ वहाँ चमकती हुई दिखती है ना? कितनी लाइटें होती हैं। आप किसी मूर्ति की दुकान पर जाओ, कितनी लाइटें होती हैं। आप किसी बड़े से शोरूम में जाओ, आप कहते हो यार क्या मजा आ रहा है। किसी दिल्ली के बेस्ट मॉल की बात करो, लाइटिंग ही लाइटिंग होगी दिन में भी, वो भी बंद कर सकते हैं, बाहर से रोशनी आ रही है। लाइटिंग, जब हम सोसाइटीज में रह रहे हैं, हमारे घर में सूरज की रोशनी नहीं आ सकती, तो कम से कम बल्ब तो खोल के रहो। पढ़ने वाले बच्चे और बुजुर्ग बीमार आदमी के कमरे में एक की जगह 2 ट्यूबलाइट लगाओ। बीमारी आदि, पढ़ाई ऊपर।
बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बिजली के बिल का ध्यान मत दो, LED यूज करो, नहीं आएगा। बिल्कुल, लेकिन आजकल के टाइम में मैम जैसे जो आप बात बता रही हैं बहुत कॉमन हो गई है कि मतलब जो जो अनमैरिड लोग हैं, बैचलर्स भी हैं, वो लोग अपने एकल परिवार में रह रहे हैं, पति पत्नी रह रहे हैं, उनके में ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन खोलना नहीं चाहते, पर्दे नहीं हटाना चाहते। एग्जैक्टली। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? मतलब क्या हमारी मतलब ये साल कुछ इस टाइप का है या कुछ इस समय एनर्जीज ऐसी चल रही हैं? फोन, ओके, फोन इज द रीजन, लैपटॉप इज द रीजन। खोलो यहाँ पे लैपटॉप और यहाँ पे पीछे अभी जो है पर्दा हटा दो, इतनी तेज रोशनी आएगी, अरे बंद करो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। और रील्स देखनी जरूरी है ना। जिंदगी की 90% प्रॉब्लम फोन। हमारा दोस्त फोन है, बीबी को आई लव यू बोलना है फोन पे बोलना है, वो कस के पकड़ के पीछे से नहीं बोलना कि वो किचन में राजमा बना रही है हम जाकर उसे बोले, नहीं, जो बोलना है फोन पर बोलना है। हम किसी मेहमान के घर गए हैं, हम किसी के घर मेहमान बनकर गए हैं और हमें लग रहा है हमें जाना चाहिए, तो हम अब तुरंत मैसेज करेंगे चलो भी उठो, ये नहीं बोलेंगे चल यार तू तो बैठी गई। हमारी ये जो शब्द कोच है वो अंगूठा छाप बन गए, हम अंगूठे में आ गए, टक 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 टक। देयर इज अ रीजन। कोई साल से मतलब नहीं है, ऐसे ऐसे गांव विलेजों में जाओ, अभी बाबूजी को खाना मिलेगा तब आपको मिलेगा, परिवार साथ बैठ के खाना खाता है, वहाँ गाय आज भी है, भैंस की आवाज़ आएगी आपको, इतनी शुद्धि, इतनी नीम के पेड़ के नीचे बैठ के सावन में औरतें झूला झूल रही होंगी, एनर्जीज हैं। ये सब कुछ मेट्रो शहरों का है और कुछ लोग जो पाश्चात्य संस्कृति को ढूंढने के चक्कर में इतना घुस गए हैं कि आप कभी लंदन जाओ, दे आर बेस्ट देन अस, वो हमसे बेटर है। आप लंदन जाओ, वो लोग सब पंजाबी में बात करेंगे, वो कहते हैं जी घर में आके कोई अंग्रेजी नहीं चलती, हम तो पंजाबी में बात करते हैं, हमारे तो बच्चे सब भूल जाएंगे। तो सत श्री अकाल पैर छूना, हमारे बच्चे सुबह उठते कह देंगे हाय मम्मा, हाय बेबी, बिल्कुल, राम राम सीताराम, गुड मॉर्निंग, कैसा है मेरा बच्चा, खुश रहे सुखी रहे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। दादी है नहीं, नानी है नहीं साथ, दुआएं कौन दे, और मम्मी तो मॉडर्न है। सो समाज हम बदल रहे हैं बेटा, सब कुछ पहले, सूरज भी वैसा ही है, चंद्रमा भी वैसा ही है, तुम भी वैसे ही हो, मैं भी वैसे ही हूँ, लेकिन बच्चे कितने स्मार्ट हो गए हैं। आप और हम जब पैदा होते थे तो हमारी आंखें 3 दिन बंद रहती थी और माएँ कहती थी धीरे धीरे खुलेगा। आज बच्चा पैदा होता है टक 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 इधर उधर देख रहा होता है, डॉक्टर को भी देख रहा हो, डॉक्टर कहती देखो कितना तेज बच्चा है। दांतों के साथ बच्चे पैदा हो रहे हैं। हाँ, आप सोचिए। और मैं आपको बता रही हूँ आने वाले कुछ चंद दिनों में मेरा बच्चे का बच्चा या आपके बच्चे का बच्चा बोलेगा गुड मॉर्निंग मम्मी कैसी हो, पेट से पैदा होते ही। ये भी आप देख लीजिएगा। तो जिस हिसाब से आजकल का लाइफस्टाइल चल रहा है, ये exactly. होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो रील्स तो पेट से ही देखता आ रहा है। बिल्कुल। हम अपने प्रेग्नेंट लेडीज को कहते थे बेटा बाहर का नहीं खाना, चौराया पार नहीं करना, बेटा थोड़ी भागवत सुन ले, थोड़े भजन सुन ले, थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ ले, सर को ढक के रख, पेट को ढक के रख। और अब हम क्या करते हैं, हम पूरा पेट दिखाकर फोटो शूट कराने जाते हैं। हम रील्स में छुल के बताते दिस इज 1 month 2 months। हमारी माँ हमें चुन्नी नहीं हटाने देती थी, बेटा पेट ढको, क्या कर रही हो, पेट नहीं दिखाते, नजर लग जाती है। उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बच्चे फिर ओवर स्मार्ट हैं, ओवर एक्टिव हैं, हाइपर हैं। वो माँ क्यों कहती फिरती है कि बात नहीं सुनता, ये करता है, ये डॉक्टर साहब ये कितना तेज है। आपने कौन सी बात सुनी थी अपनी सास की जब वो पेट में था? Correct. अपनी माँ की। सब कर्मा है बेटा, जस्ट बिलीव इन कर्मा, आप जो दे रहे हो वो मिल रहा है। जैसे अभी हमने बच्चों की बात करी मैम, जैसे अगर कोई, जैसे हम वास्तु की बात करते आ रहे हैं, अगर कोई नए घर में शिफ्ट हुआ है, न्यू कपल आए हैं जी, लेकिन शादी को बहुत टाइम हो गया है, लेकिन बेबी नहीं हो रहा है या मतलब प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है, तो इसका क्या इशू हो सकता है? या इसके लिए कोई उपाय भी होते हैं, या वो घर सूट नहीं कर रहा उन्हें? नहीं, घर सूट नहीं कर रहा ऐसा तो मैं नहीं मानती हूँ। Okay. लेकिन मैं सबकी बात भी नहीं करती हूँ। कुछ एक कपल्स में वास्तु दोष हो सकता है, कुछ में पितृ दोष हो सकता है, कुछ में हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ लोगों में मैंने कपल्स में देखा अपने एक्सपीरियंस में, हस्बैंड चाहता है कि उससे बच्चा हो लेकिन वाइफ नहीं चाहती उससे बच्चा हो। वाइफ अकेले में व्हाट्सअप करेगी, मैम ये जो भी चाहते हो, मैं अभी बच्चा नहीं चाहती, आप इन्हें बोल दो कि बच्चा हमारे लिए अभी ठीक नहीं है। अच्छा। ऐसी कंडीशन में एज ए एस्ट्रोलॉजर आप क्या करें? ठीक है, ये उन दोनों के अंदर एक कम्युनिकेशन गैप है। अदरवाइज आप अपने हस्बैंड से सीधा बात करो कि आई एम नॉट रेडी टू बिकम अ मदर राइट नाउ, मुझे नहीं चाहिए। दूसरा बेटा, आप 90% देखो हमारे दादा दादी में आज भी जितना प्यार है ना, अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो दोनों जिंदा हैं, और जो रिस्पेक्ट रिलेशन के लिए है, वो आज की 1 साल की शादी के पति पत्नी में नहीं है। एजी ओजी उनमें है। ठीक है, बात नाम की नहीं है, रिस्पेक्ट की है बात की। तुम्हारी दादी तो चल तू चल खाना खा, दादी को बुलाओ तब खाऊंगा। वो जो प्यार उन लोगों में इस जन्म में भी, इतने टाइम तक भी है ना, इस बुढ़ापे में, वो आज के बच्चों में। मैं बहुत एंजाइटी में हूँ, अब मैं इस टाइम बच्चे का नहीं सोच सकती, मुझे PCOD की प्रॉब्लम है, मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे अपना घर लेना है, बच्चा क्या है, बच्चा पैदा कर अभी नहीं। ऐसे ऐसे कपल्स हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं बच्चा नहीं कुत्ता पाल लेंगे मैम, बच्चा हमें चाहिए नहीं।
बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये जनरेशन का हाल है, मैं सच बता रही हूँ। तो खाली वास्तु को दोष मत दीजिए, अंदर की इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत हैं। मैम ये तो अपनी माँ की बात सुनता है अभी से, ये तो मम्मा बॉय है, मेरे को बच्चा करना भी चाहिए, आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर दिस। और दूसरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऑलरेडी बाहर कोई ना कोई किसी के अंदर इन्वॉल्व है। सब ऐसे नहीं है, कुछ सच में कपल्स ऐसे हैं जिन्हें बेबी नहीं हो रहा है, पर चंद उपायों से उनको बेबी हो जाता है। जैसे उपाय कृष्ण की भक्ति, सबसे पहले अपनी कुंडली दिखवाइए, देयर इज एनी प्रॉब्लम, आर यू बोथ रेडी फॉर अ बेबी? अगर आपको पता ही नहीं है, आप कोशिश कर रहे हैं, आपकी वाइफ पिल्स खाई जा रही है, आप कह रहे हैं कि बेबी नहीं हो रहा है। दूसरा डर, कई जगह पर आज भी बेटी पैदा होने का डर लड़का पहले ही और सास पहले ही बहू को दे रही है, ऐसी बहुएं हैं आज के टाइम में भी हैं। और पलट के पूछो तो आप हैरान हो जाओगे। परसों रिसेंटली मेरे पास एक लेडी आई, मैंने कहा तुम इनको जवाब क्यों नहीं देती? कह रही मैं नहीं दे सकती मैम। मैंने कहा क्यों? कह रही मेरा मायका नहीं है, मम्मी पापा कोविड में मर चुके हैं, हम 6 बहनें हैं, सब अपने अपने घर में, अगर इसने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? बात तो सही है। मैंने कहा तुमने पढ़ाई कितनी की है? मैम 6ठी फेल हूँ। मैंने कहा वाह। मैंने कहा आज तू पढ़ी लिखी होती तो इसके घर से निकालने के बाहर का डर बेटा तुझे नहीं होता। कह रही मैम गलती हो गई। मैंने कहा बहुत ज़्यादा हो गई। तो मार खा रही है वो, और आज भी खा रही है, कोई बिलीव करेगा? और मैं आपसे जिसकी बात कर रही हूँ वो बड़े किसी पार्टी के नेता की बीवी है। मतलब मेरे तो वर्ड्स ही नहीं आ रहे, मतलब हाँ मेरे भी नहीं आते ऐसे ही। दैट्स वेरी ट्रू। तो अगर आपको बेबी चाहिए, कृष्ण की भक्ति करें, अपनी कुंडली दिखवाएं, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। सास जो आपको मंगलसूत्र देती है, सास जो आपको मांग का सिंदूर देती है, सास जिसने अपनी ज़िंदगी की बड़ी पूंजी पैदा कर कर उसे पोल कर पास कर आपको दे दिया, उसी सास के साथ अगर रिश्ते अच्छे नहीं हैं, माँ कैसे बनोगी? सास के साथ रिश्ते होना अच्छे ज़रूरी हैं, इज इट? और अगर अच्छे हैं और सास ने एक बार आशीर्वाद दे दिया, दूतो नाव पूतो पलो, जा तेरे बेटा हो, जा तेरी बिटिया हो खूब सुंदर सी, होगा ही होगा, चाहे कुंडली में कितना भी दोष हो। बड़ों का आशीर्वाद मिसिंग है बच्चा, अगर वो है तो आपको माँ बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसे किसी की ना बन रही हो अपनी सास से, तो उनके लिए भी कुछ उपाय होते हैं? मैं तो सबसे पहले ये सलाह देती हूँ कि सास के साथ मनाओ, क्योंकि वो तुम्हारी जो सांसें आ रही हैं और जा रही हैं वो हैं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक लड़की आई, उसने बोला कि मैं अपने हस्बैंड को नहीं जाने देती अपनी इनकी मदर के पास। मैंने कहा बेटा वेरी गुड, तुम्हारे भी आगे बेटा है, इस कर्मा के लिए रेडी रहना। अगर ऐसे सच्चे एस्ट्रोलॉजर, सच्ची गाइड करने वाले दोस्त, आपका कोई दोस्त है उसकी वाइफ उसे नहीं जाने, आपको भाभी कोई बात नहीं मत जाने दो, आपके भी बेटा है, अगर हम सिर्फ आंखें खोलने, आई ओपनर कर देना बेटा, तो किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं है देश को। तो ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन अगर सास बहू के रिश्ते सही करने हैं तो लड़का कर सकता है। मैं कहती हूँ अगर कभी कभी अपनी माँ को नीचे करके बीवी को ऊँचा करना पड़े, करो। कई बार अपनी बीवी को नीचा करके माँ को ऊंचा करना पड़े तो करो, बैलेंस आप बनाओ। लेकिन माँ की बुराई बीवी के पास, बीवी की बुराई माँ के पास जाके करने से अच्छा है कि आप ये बताओ दैट माई मदर इज़ माई एवरीथिंग, मेरा जो गर्व है वो मेरी माँ है, और मेरी जो ज़िंदगी और फ्यूचर है वो तू है। ये बैलेंस समझ के चलना। मैं किसी भी हाल में ना तुझे तेरी माँ के पास जाने के लिए रोकूंगा, ना मैं उनका भी बेटा उनके लिए भी करूँगा, और तू मेरी माँ का ना करे ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। अगर लड़का ये बात उठा ले, तुमने कभी जिंदगी में कभी देखा है किसी लड़के की वजह से घर टूटा हो? नहीं, लड़कियों की वजह से टूटता है। एक लड़का थोड़ी बदल जाता है शादी के बाद, एक लड़की आती है और माँ से अलग करा देती है। और बदनाम कौन होती है? बदनाम लड़का होता है कि लड़के को वो लड़की लेके, औरत ही औरत की दुश्मन है। घर मर्दों की वजह से नहीं टूटता, घर औरतों की वजह से टूटता है। मर्द को तो 2 टाइम की रोटी चाहिए। एग्जैक्टली। और एक लड़का जर्मनी जा रहा है अपनी वाइफ के साथ हमेशा के लिए, तुमसे उम्र में बड़ा होगा 5 साल, मैं तुम्हें बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो बच्चों की तरह मेरे पास आकर एक दिन बहुत रोया, उसके 2 बेटे, उसकी एक वाइफ और वो। मैंने उससे पता है क्या बोला, वो देख भी रहे होंगे भी ये शायद पॉडकास्ट। मैंने उनसे बोला तुम जाओ, तुम्हारी मम्मी का ध्यान मैं रखूँगा। वो कह रहा है मैं जाने से पहले एक बार अपनी मम्मी से मिलना चाहता हूँ, ये मिलने नहीं दे रही है मेरे को। ये तुम्हें बोल रही हूँ तो देखो मेरे रोंगटे। जनरेशन कहाँ जा रही है? मैंने कहा तुम ऐसा क्यों कर रही हो, उसे एक बार मिलने दो। कह रही ये गया अगर अपनी माँ से मिलने, वो बहुत अच्छी पोस्ट पर है लड़की, बहुत अच्छा कमा रही है, एंड शी इज़ ऑल्सो गोइंग जर्मन, उसी की वजह से वो जा रहा है। और इसमें कॉन्फिडेंस की कमी, माँ विधवा है, अकेला बेटा है। मैंने कहा माँ किसके पास रहेगी? कह रहा मेरी माँ को मैंने कमरा लेके दे दिया है, वो रहेगी। मैंने कहा पैसे? कह रहा मेरी बहन देगी। मैंने उसे पता क्या कहा, मैंने कहा तुम जाओ और ये मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर है, तुम्हारी माँ को मैं देख लूँगी, तुम्हें जब भी अपनी माँ को कुछ कहलवाना हो, बात करनी हो, वीडियो कॉलिंग करनी हो, तुम मुझे कॉल करना। वो लड़की मेरे सामने बोल रही है मैम जो मेरे कर्म होंगे मैं भुगत लूँगी, लेकिन मैं इसे मिलने नहीं दूँगी। अहंकार आ गया मतलब। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उठकर उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारूं। एस्ट्रोलॉजी से परे तू होती कौन है माँ बेटे को ना मिलने वाली? और आपको मैं बता दूं उसके 2 बेटे हैं, कर्मा यहीं आएगा। आंटी के पास बेटी है, आंटी के पास पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी बहन है, इसके पास कोई भी नहीं होगा जर्मनी में।
कोई भी नहीं होगा। कर्मा डेफिनेटली कम्स रिटर्न। किसी माँ को उसके बच्चे से दूर करना, इससे बड़ा पाप मैं नहीं समझती। तो यहाँ ये आपको मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताए हैं लोगों के, जो लोग करते हैं। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जनरेशन जहाँ कहाँ रही है कि मतलब चलो आपस में आप कुछ भी बोलो, एक कहीं पे आप पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर बोल रहे हो कि मैं मिलने नहीं दूंगी, तो मतलब आपका अहंकार आपको खा रहा है कहीं ना कहीं। हमारी जनरेशन जहाँ जा रही है वहाँ जा रही है, उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट एकता कपूर को भी जाता है, पिक्चरों को भी जाता है। बुरा नहीं मानना, अगर हमारे देश में OTT पर 2 बीवियों को लेकर आने वाले को एंट्री मिल जाए तो कौन लड़का है दुनिया में जिसके लिए ये कहा जाए वो 200 करोड़ रुपए कमा रहा है? कौन है दुनिया के अंदर जो नहीं चाहेगा मैं 2 बीवी रख लूँ? बिल्कुल। हमारी गवर्नमेंट, हमारे नेता, हमारी सोशल कल्चर, अगर अभी किसी लड़की को आप 2 बार मुड़कर देख लो तो आप पे केस हो जाएगा। अगर किसी लड़की ने किसी लड़के पे रेप का इल्ज़ाम लगा दिया तो उसका पूरा खानदान अंदर हो जाएगा। क्या ये हमारी जनरेशन का रेप नहीं हो रहा है? क्या दिखा रहे हैं हम OTT पे? आप बड़े से बड़े लोगों को लो जो मेहनत करके बने हैं, चाहे वो विशाल कटारिया हो, चाहे मैं आपसे कहती हूँ सना मकबूल हो, ये लोग अपनी किस्मत से, अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे। अभी प्राउड है, अनिल कपूर पे हमें प्राउड है, अनिल कपूर को देख के तो हम बड़े हुए हैं, लेकिन अरमान का क्या रोल है और जिस तरह की उसकी बीवी कपड़े पहन रही है और जिस तरह से उसकी बीवी बाहर बैठी हुई बोल रही है, क्या सच बताओ आने वाली जनरेशन को ये नहीं लगेगा? और क्या अरमान का खुद का बेटा 2 शादियां नहीं करेगा? और हम वैसे कहते हैं कि हमने जो है ट्रिपल तलाक के ऊपर बिल्कुल रोक लगा दी, और हमारा खुद का सनातन धर्म का एक लड़का जिसका नाम संदीप है, जिसका नाम आप कह लो कि बहुत आराम से अरमान अपने आप को मलिक बताता है, 2 बीवियों को लेकर घूम रहा है। हम हिंदू को तो रोक नहीं पाए, मुस्लिम्स को क्या रोकेंगे? ये सोचने का विषय है। बिल्कुल। इज इट? और इस पर कोई बात नहीं कर रहा। और नेशनल टेलीविजन पे प्रमोट हो रहा है कि हाँ जब ये कर सकता है तो दूसरे लोग दिमाग में तो आता ही है। छोटे छोटे बच्चे अपने पापा से पूछ रहे हैं, पापा आपकी दूसरी बीवी का है? और आप कितना रोक लेंगे? बच्चों के हाथ में फ़ोन है। बिल्कुल। हम कितना रोक लेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि ये लेना भी नहीं चाहिए था, सोचना भी नहीं चाहिए था, करना भी नहीं चाहिए था, एंटरटेन भी नहीं करना चाहिए था? तो हमारे को बर्बाद करने वाले हमारे खुद के TV चैनल्स और पिक्चर्स हैं। एनिमल पिक्चर से क्या अच्छा मिला आपको, मुझे बता दो, जो उसने इतने करोड़ किए, और हमें क्या उससे शिक्षा मिली? कि अपने पापा को बचाने के लिए, अपने एंकर्स को दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाओ, गुस्सा कर लो, भागकर शादी कर लो, गालियां दो। उस पिक्चर में क्या अच्छा था? कुछ भी नहीं मैम। अगर ऐसी पिक्चरें बनेंगी आपके, जब आप छोटे थे ना, जब आप स्कूल जाते होंगे 5th या 6th में, तब पिक्चर आई थी जैसी करनी वैसी भरनी, घर संसार परिवार, जहाँ वैल्यूज़ बताते थे, जहाँ गोविंदा छोटा देवर होता था, जहाँ जितेंद्र अपना खून बेच के अपने माँ बाप को बचाता था, जहाँ पर हमें इतने खूबसूरत कारण मिलते थे, फैमिली वैल्यूज़ मिलती थी, आज मिल रही हैं? तो हमारे बच्चों को माहौल ख़राब मिल रहा है बेटा, चीज़ें ख़राब हो रही है। अगर ये सब चीज़ें सही करें, और मेरे को लगता है इस पे गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, चीज़ों को बोलना चाहिए, हमें कुछ चीज़ों पर रोक करनी चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए और कुछ नहीं। मैं देखिए बिग बॉस में जाने के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिग बॉस के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन बिग बॉस में जो विगलैरिटी दिखाई जा रही है, जो गंदगी दिखाई जा रही है, और 2 शादी का जो पैटर्न दिखाया जा रहा है, वो गलत है। उसे रोकना चाहिए और बोलना चाहिए कि ऐसा कोई भी काम नहीं हो सकता। और उसके बाद उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। करेक्ट। वो जिस तरह के, मैं आपको बताऊं, मैं अरमान को, पायल मलिक को देखती थी। पायल मलिक इवन मेरे पास भी आई हुई हैं, मेरी क्लाइंट भी रह चुकी हैं वो बहुत साल पहले, जब वो किस पे आती थी, टिकटॉक पे। मैं आपको बता रही हूँ, उसके बावजूद भी जब पायल मलिक मेरे पास है, मैंने उन्हें देखना शुरू किया जब उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया, लेकिन इसके बावजूद भी आप अब जो हो ना, आप 200 करोड़ कमा रहे हो, ये बोल रहे हो, इससे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मतलब ये जवाब है बच्चों का कि क्या करना है पढ़कर, टिकटॉक और यूट्यूब पर कमा लेंगे पैसे? पढ़ने से क्या मिलता है? अरमान कितना पढ़ा है? 7th फेल, 6th फेल। ये लोगों के जवाब हैं। वो ये ना मैम, पॉपुलर भी तो टीवी कर रहा है ना इन लोगों को। तो फिर एक कहावत देखिए ना आपने, जो दिखता है वही बिकता है। तो फिर ये मत कहो ना बच्चे पढ़ नहीं रहे, ये मत कहो ना बच्चे स्कूल नहीं जाने दे रहे। आज एक बच्ची रील बनाते बनाते कई ऊंचाई पहाड़ से नीचे गिर गई। उस बच्ची ने जिसने ज़िंदगी में अभी शुरुआत भी नहीं की थी। मैं ऐसे बच्चों को जानती हूँ जो जज के एग्ज़ाम्स दे रहे थे, उनकी माँ बोल रही है कि हमारा बच्चा इस बार एग्ज़ाम में निकल जाता। उसने सब कुछ बंद करके अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया, कह रहा क्या रखा है जज में बनने से, जज नहीं बनना मुझे। तो इस पर रोक होनी चाहिए, एक एज पैटर्न होना चाहिए। आप अगर टीचर्स मेरे पास आती है, मैं उन्हें कहती हूँ कि आप प्लीज़ बच्चों को फ़ोन से दूर रखो। तो नहीं मैम, सब व्हाट्सअप ग्रुप पे होता है। आपके और हमारे टाइम में तो डायरी मिलती थी, पापा से मार पड़ती थी, डायरी पे साइन कराना पड़ता था। अब पेरेंट्स को पता ही नहीं है, बच्चों के अपने फ़ोन है, व्हाट्सअप ग्रुप में आता है, बच्चे डिलीट कर देते हैं, पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है। तो आपको नहीं लगता स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज
फोन्स आर नॉट अलाउड। मेरे को लगता है देश में कानून बनना चाहिए कि 18 साल से पहले जो माँ बाप अपने बच्चे को फ़ोन देंगे उन्हें उतनी सज़ा होगी जितनी एक 18 साल के बच्चे को बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी देने पर होती है। और ऐसा होगा, लेकिन जब देश आधा बर्बाद हो चुका होगा तब होगा। वही था ना, जब तक कुछ बुरा नहीं होता तब तक उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, जब हो जाएगा तब उस दिन नियम आ जाएगा कि ये हो गया। लेट क्या ही बोले मैं इस चीज में। तो इसमें ना तुम और हम क्या कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स को बैठ के गालियां देना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर सच्चा एस्ट्रोलॉजर आपको मिल जाए तो यकीन मानो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, माता पिता का आशीर्वाद, आपकी घर की वाइब्स और आपकी एक पॉजिटिव सोच एंड आपके कर्मास आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं बेटा। आप देखो ना, शाहरुख खान का कभी भी इंटरव्यू देखो आप, तो वो हमेशा ये बोलते हैं भूख प्यास, सर में दर्द, रिलैक्स, थकान, ये सक्सेस के दुश्मन है। कुछ नहीं होता ऐसा, काम करना है मतलब करना है। और आपकी ज़िंदगी का सबसे पहला नियम होना चाहिए सुबह 9 बजे से पहले उठना। शर्म आ रही है मुझे ये बात बोलते हैं, मैं तो बोलना चाहती हूँ 4 बजे उठना, पर लोग 9 बजे उठ जाएं वो भी बहुत बड़ी बात है। लोगों के पेरेंट्स हमारे पास आके कहते हैं ये सोता ही सुबह 2 बजे, तो 9 बजे कैसे उठ जाएगा, 3 बजे तो नहाने जाता है। अब मुझे बताओ फिर पॉजिटिव वाइब्स उस घर में कैसे आएंगी? दिन ही खत्म हो गया, 3 बजे नहाने गया, आप किसी एक्टिव मतलब कोई जहाँ पे सूरज ज़्यादा ढलने को हो गया है, अब आप उस समय उठ के काम करने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो, तो वो कोई सही चीज़ तो है नहीं, नेगेटिविटी ही लाएगा वो घर में। तो ये लोगों को अपना लाइफस्टाइल बदलना है, और हम तभी बदल पाएंगे, हम तो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जब गवर्नमेंट कुछ चीज़ों पर रोक लगाएगी। हर बात एक पुणे के बड़े एक्सीडेंट के बाद हो ये ज़रूरी नहीं है बेटा, पहले भी हो सकती हैं। कुछ चीज़ों पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैम जैसे किसी कपल्स के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है, मतलब शादी से पहले अच्छे थे, शादी के बाद लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी थे, या तुम पहले ऐसे नहीं थे अब ऐसे हो गए हो, तो इसका क्या कारण हो सकता है? या इसमें भी कुछ उनका आपस का वास्तु या न्यूमरोलॉजी नहीं मिल रहा है, या एस्ट्रोलॉजी नहीं मिल रहा है? एस्ट्रोलॉजी में से ही न्यूमरोलॉजी निकला है, एस्ट्रोलॉजी में से ही वास्तु निकला है, सब कुछ एक दूसरे से रिलेट करता है, एक ही है, सब कुछ एक ही है। एक बात बताओ, जब तुम पैदा हुए जी, तुमने कहा राखी जी मेरा जन्म 30 नवंबर को है, राइट? तो 30 क्या हो गया? न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल। इज इट? मंथ भी आप बता रहे हो 5 मई, तो वो भी हो गया न्यूमरोलॉजी। आप बता रहे हो मैं 1978 में पैदा हुआ, वो भी हो गया न्यूमरोलॉजी। आपने मुझे डेट बताई, उससे मैंने लैपटॉप पे डाला है, कुंडली बनाई, तो पहले तो न्यूमरोलॉजी आ गई, ठीक है। फिर कुंडली का जो चार्ट बना दैट इज लाइक अ वास्तु चार्ट, जी, इज इट? बिल्कुल। तो सब कुछ एक ही है, कोई न्यूमरोलॉजी करता है, कोई वास्तु करता है, कोई टैरो करता है, सबकी बस एक बात है कि कोई भिंडी में पानी डालता है, कोई प्याज डालता है, कोई टमाटर डालता है। भिंडी तो भिंडी है भाई, आटा तो गूंथते हैं ना, उसी आटे से आपके घर में पूरी बन जाती है, ध्यान देना, उसी आटे से आपके घर में पराठा बन जाता है, उसी आटे से आपके घर में रोटी बन जाती है, उसी आटे से आपके घर का लच्छा पराठा बन जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आप में कपल्स में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है तो उसके 2 रीज़न है, दोनों कमाते हैं, दोनों में ईगो है, दोनों सॉरी नहीं बोलना चाहते, दोनों झुकना नहीं चाहते, और आपको बाहर से घर की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलती है। लड़के को लगता है, माँ कहती है, माँ पहले कहती थी बेटा दूसरा का घर छोड़कर आई है, बेटी है उससे मत लड़। माँ कहती है इसकी सुनने की ज़रूरत नहीं है, माँ भी कम नहीं है बेटे की। बेटी की माँ कहती है तू तो खुद अपना कमाती है, तू वो तो है ही क्या तेरे सामने, तू इतना ज़्यादा कमा रही, तू आ जा हमारे घर। पहले बोझ लगती थी, कमाती नहीं थी, लोग क्या कहेंगे। अब तो हम कह देंगे तू अमेरिका गई है, तू बगल वाला घर लेके रह लियो। कमाई ज़्यादा या कम करना, ईगो होना, ये इनके रीज़न है लड़ाई का। लेकिन 2081 विक्रम संवत चल रहा है और 2024 चल रहा है। 2024 का राजा देखा जाए तो शनि है, लेकिन 2081 का राजा देखा जाए विक्रम संवत का तो मंगल है। और मंगल डाइवोर्स करवाता है, मंगल लड़ाई झगड़े करवाता है, मंगल 2 दोस्तों को लड़वाता है, 2 दुश्मनों में और दुश्मनी कराता है, पति पत्नी को झगड़ा करवाता है। इस साल देखेंगे बहुत लोगों के तलाक होंगे, रिकॉर्ड तोड़, उसमें सेलिब्रिटीज़ भी होंगे और बहुत झगड़ों की बातें सामने आएंगी, केसेस की बातें सामने आएंगी। तो ये मंगल का एक कारण है, घर का वास्तु बिगड़ने का एक कारण है, घर में नेगेटिव एनर्जी होना एक कारण है, दूसरा आप लोगों की ईगो होना एक कारण है। तो इन सब का एक सोल्यूशन मैं आज आपको बता देती हूँ। जिनमें पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा हो, पहले तो वो अपनी कुंडली दिखवाएं, दूसरा वो अपने घर का वास्तु दिखवाएं, तीसरा वो अपने घर में नवग्रह हवन हर 3 महीने में एक बार ज़रूर कराएं, और अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की चांदी की इतनी छोटी सी मूर्ति रख लें, क्योंकि राधा कृष्ण ही है जो बेडरूम में एंटर कर सकते हैं, और कोई देवी देवता कोई डायरेक्शन कोई डायरेक्शन नहीं है, बल्कि जो डायरेक्शन आपकी गलत है उसमें रख लो, वो भी सही हो जाएगी। अच्छा, मतलब बहुत फायदा देगी, बहुत फायदा देगी। और वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करो। अगर पत्नी को गुस्सा बहुत आ रहा है तो आप चुप हो जाओ, आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो वो चुप हो जाए। और एक बात आप हमेशा समझ लो, जब जिंदगी साथ गुजारनी है जी, तो फिर प्यार से गुजार। घर वापस जाएंगे, तमाशा करेंगे, ये सब क्यों करना है ना, एक बार फिर से लाइफ स्टार्ट करते हैं। मैम जैसे अभी आपने राधा कृष्ण जी का बताया मूर्ति होनी चाहिए,
अब थोड़ा सा फाइनेंशियल उसके ऊपर चलते हैं कि अगर किसी को लक्ष्मी जी अट्रैक्ट करनी है, मतलब पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मैम? अपने घर का ईशान कोण चेक करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट कोना। वहाँ पर बाथरूम है तो लक्ष्मी कभी नहीं रुकेगी। अगर वहाँ बाथरूम है, घर किराए का तुरंत बदल लो। घर अपना है, बाथरूम तोड़वा कर वहाँ मंदिर बनवा लो या कोई कबर्ड बनवा लो, पहला। दूसरा, आप धन को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो धन खर्चिए। कंजूस लोगों के पास पैसा नहीं आता, लक्ष्मी चंचल है, तो जितना पैसा खर्चेंगे उतना आएगा। सोच को पॉजिटिव रखिए, दान करिए और पत्नी को खुश रखिए। पत्नी शुक्र है और पत्नी को कुछ ना कुछ चीज़ें, अक्सर उसके बर्थडे की डेट जो होती है, हर किसी के हर मंथ में उसका बर्थडे डेट आता है, उस पर उसे कुछ चीज़ गिफ्ट देते रहिए। पत्नी के साथ रिश्तों को अच्छा रखिए, रोज़ नहाइए, टाइम पर नहाइए, सफाई का घर में ध्यान रखिए। और आपके घर से आपकी कमाई, जैसे आप एक 90,000 रुपये महीना कमाते हैं तो आप मानकर चलिए कि 900 रुपये मिनिमम आप किसी अच्छी चैरिटी में काम करेंगे, किसी बच्चे की स्कूल की फीस दे देंगे, किसी बीमार व्यक्ति के लिए दे देंगे, चलिए हलवा बनवा कर ही बंटवा देंगे, इट इज़ मोर देन इनफ। घर के अंदर सफाई हो तो लक्ष्मी ज़रूर आती है। मैम जैसे एक मिथ बहुत ज़्यादा चलता है कि रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ये मिथ नहीं है। अच्छा, प्लीज इसे सही करिए। अच्छा, रात में झाड़ू, संध्या के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मैं आपको साइंटिफिक रीजन बताती हूँ। मतलब प्रदोष काल, मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा हो, गोधूली बेला, ओके, ठीक है। जब आप शाम को 5, 5:30, 6 बजे अपने घर वापस लौट रहे हो और शाम हो रही हो, सर्दी में जल्दी हो जाती है, गर्मी में लेट होती है, उस टाइम झाड़ू नहीं लगाने चाहिए। सबसे पहले तो ऐसा क्यों कहा जाता था, हमारे बुजुर्ग, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी ऑफिस से घर वापस आ रहे होते थे तो झाड़ू उनके मुंह पे मारो, एक तो वो आ रहे हैं धूल, तो नहीं। दूसरा, आप याद करो कि ऐसे ही कुर्ता पजामा पहनकर तुम दिवाली को लक्ष्मी जी का इंतजार करते हो और दिए जलाते हो, शाम के टाइम ही करते हैं, और उस टाइम पे आता है कि वृषभ काल की पूजा, प्रदोष काल की लक्ष्मी की पूजा, स्थिर लगन, ये सब बोलते हैं ना, ये सब शाम को हो, जब बत्ती मुंह जल रही हो, उस टाइम स्त्री को नहा धोकर, साफ मुंह हाथ धोकर, अच्छे से तैयार होकर, पहले ज़माने के लोग तो बालों में गजरा लगाते थे, तैयार होते थे, भजन चलाओ। उस टाइम पे घर के बाहर झाड़ू नहीं लगनी चाहिए, कूड़ा घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कूड़ा झाड़ू कौन है? अलक्ष्मी, लक्ष्मी जी की बहन। लक्ष्मी जी तो घर में आ रही हैं इस टाइम पे तुम्हारे, और तुम वो दरिद्रता और जो उनकी बहन है उसे बाहर निकाल रहे हो, तो लक्ष्मी जी भी कहेंगी चल बहन मैं भी चल रही हूँ तेरे साथ। राइट, ये हमारे बुजुर्ग बता गए, हमारे शास्त्रों में लिखी है ये बात। तो उस टाइम मत लगाओ। जो करना है, सुबह शाम के 4:30 बजे तक कूड़ा निकाल दो, झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो। उसके बाद घर के अंदर साफ सुथरा कर कर, प्रकाश में कर कर, लाइट जलाकर चुपचाप बैठ जाओ, आने वाले का इंतजार करो, उसके साथ ओए होए बात करो, चाय पियो, हंसी करो, अंधेरा मत रखो, घर में दीप जल रहा हो, अगरबत्ती जल रही हो, भगवान के भजन चल रहे हो, फिर देखो कैसे लक्ष्मी अट्रैक्ट होती है। और कोई तरीका मैम, और अट्रैक्ट करने के लिए मतलब किस तरीके से? लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका घर प्रकाशमान रहे, आपके घर में फर्शों पर दरार ना हो, आपके घर में सीपेज ना हो, बहते हुए नलके ना हो, दरवाजे खोलने और बंद करने में आवाज़ ना हो, रुकी हुई घड़ी ना हो, किस्मत ही रुक जाएगी। बिल्कुल, ठीक है। और नालियाँ रुकी हुई ना हो, फ्रिज खोलो तो 6-6, 4-4 दिन का खाना ना हो, बदबू ना आ रही हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने घर के हर कोने को व्यवस्थित रखें। लक्ष्मी को गंदगी पसंद कतई नहीं है, ठीक है। और आप अपने पर्स का ध्यान रखें। पर्स में कोई कलर होता है कि मतलब मेल्स को इस कलर का पर्स अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फाइनेंशियली मतलब पैसा आएगा, या इस कलर करेंगे तो जाएगा ही, रुकेगा नहीं पैसा? अब अपने दोस्तों को आज से तुम चेक करना, तुम आज अभी, और आप भी जो सब इस वक्त मेरा कार्यक्रम देख रहे हैं, खासकर लड़के, तुरंत अपना पर्स निकालिए और पर्स निकाल कर चेक करिए। 90% लोग जो इस वक्त आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, सबके पर्स फटे हुए होंगे, और एक्सक्यूज़ पता है क्या होंगे? ये उसने दिया था, ये उसकी आखिरी निशानी है, वो तो चली गई पर ये पर्स बड़ा लक्की है मेरे लिए। ये बेवकूफ़ियाँ हैं। फटे हुए पर्स में लक्ष्मी कभी नहीं आती, दरार पड़े हुए पर्स में लक्ष्मी कभी नहीं आती, जिसमें दूसरों के विजिटिंग कार्ड आप रखते हैं उसमें लक्ष्मी कभी नहीं आती, जो पर्स हमेशा ही खाली रहता है और सिर्फ उसमें कार्ड ही कार्ड रहते हैं उसमें लक्ष्मी कभी नहीं आती। सिक्के और नोट अलग अलग रखिए। माता पिता की फ़ोटो अपने पास ज़रूर रखिए, उसमें गर्लफ्रेंड या बीवी की रखने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपको जन्म देने वाले माता पिता, आपके पर्स में आपके माता पिता की फ़ोटो होनी चाहिए। इवन मैं कहूँगी बच्चे की भी ज़रूरत नहीं है। अपने माता पिता का आशीर्वाद सदैव साथ लेकर चलें। पर्स को नीट एंड क्लीन रखें। इतना सा भी दरार आ रहा है, क्रैक आ रही है तो उसे हटाइए, और पर्स को जेंट्स को कहूँगी पीछे रखने की जगह उसे आगे रखिए। पहले तो लक्ष्मी पीछे कर दी, बिल्कुल, उसके बाद उस पर बैठ गए, खुद ही दबा दी। और पीछे कोई भी चीज़ भगवान ने हमें अच्छी नहीं दी। बुराई हमारे पीठ के पीछे होती है, हम अपने शरीर की गंदगी पीछे से निकालते हैं। पीछे कुछ भी अच्छा नहीं है। लड़के जिस दिन अपना पर्स पीछे की जगह आगे रखना शुरू कर देंगे, लक्ष्मी अट्रैक्ट होगी।
और वो चली गई तो उसका पर्स भी छोड़ दीजिए, उसकी यादों को भी छोड़ दीजिए। पर्स कभी खुद नहीं खरीदना चाहिए अनमोल, पर्स हमें किसी से गिफ्ट मांगना चाहिए। इवन तो मुझे कह सकते हो राखी मैम मुझे एक पर्स गिफ्ट दे दो, ऐसे आपको पर्स मांग लेना चाहिए। आपको भी पर्स किसी को गिफ्ट करना चाहिए, और कभी किसी को पर्स खाली हाथ गिफ्ट नहीं करना चाहिए। उसमें चाहे 10 रुपये रखो, पर रखो ज़रूर। एंड यूज़ अ वाइट कलर का पर्स, रेड कलर का पर्स, ग्रीन कलर का पर्स, येलो कलर का पर्स। लेकिन 90% लड़के ब्लैक कलर का पर्स और ब्लू कलर का पर्स यूज़ करते हैं, और सब कर्जे में। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ये जैसे लेडीज के जो मतलब पर्स होते हैं उसमें भी कलर्स का कुछ महत्व होता है? लेडीज के तो पर्स नहीं परसा होते हैं एक अलमारी होती है जो पर्सों से भरी होती है। लेडीज को एक टिप दूंगी, जब आपका एक पर्स से मन भर गया, आप उस पर्स को अलमारी में रख दीजिए बहुत तमीज़ से, लक्ष्मी का। लेकिन पर्स को खाली मत रखिए, उसमें पैसे रखिए, कुछ कौड़ियाँ रखिए, ब्लैक कौड़ी रखें, वाइट कौड़ी रखें तो बहुत अच्छा है। और अपने पुराने पर्स अगर आप किसी को देना चाहते हो तो दे दें, ले ले बहन तू ले ले, उससे 10 रुपये ले लो, खाली मत दो। ओके राइट। और उसे खाली पर्स भी मत दो, उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल कर दो। और लेडीज़ हर तरह के पर्स यूज़ कर सकती हैं, मैं कहूँगी ब्लैक भी करें, ब्लू भी करें, ग्रीन भी करें, लेकिन एक ही पर्स पे स्टिक ना रहें। और पर्स कभी खाली ना रखें, सिक्के अलग रखें, पैसे अलग रखें, नोट अलग रखें, उन्हें व्यवस्थित रूप से रखें। और औरतें अपने पर्स में धन बरसाती हुई लक्ष्मी की ऐसी मुद्रा, अभय मुद्रा की फ़ोटो ज़रूर रखें जिसमें लक्ष्मी जी मुस्कुरा रही हैं। मैम जैसे अभी हमने जेंट्स के वॉलेट्स की आपने बात बताई कि उसमें क्रैक आ रहा है तो उसे चेंज कर दीजिए। कई बार ये भी होता है कि सोचते हैं कि आप पर्स को कहाँ फेंकें, क्योंकि एक तरीके पीपल के पेड़ के नीचे। अच्छा, हाँ, पीपल के पेड़ के नीचे पर्स को रखिए, और थोड़ी ठीक ठाक कंडीशन के अंदर है तो आप किसी को दे दीजिए। ओके। उसमें उससे 1 रुपया ले लीजिए। मतलब कोई भी अपना पुराना पर्स हो तो पीपल के पेड़ के नीचे रखा है। एग्जैक्टली, लेकिन 1 रुपया रख कर। 1 रुपया रख। खाली बोतल, खाली किस्मत मत ले मेरे यार, खाली से सब नफरत करे, खाली सब संसार। ये महमूद का एक गाना था, अगर मेरे को याद हो तो महमूद ही थे। तो खाली से सारी दुनिया नफरत करती है भाई, ना किसी को खाली दो। कैसी बातें कर रहे हो अनमोल, तुमने अपनी माँ को देखा होगा, हमारे यहाँ पड़ोस के बर्तन खाली नहीं भेजते। बिल्कुल। माँ कहेगी उनका बर्तन आए तो उसमें बिस्किट रख दियो। हम पर्स क्यों किसी को खाली दें भाई, ना खाली दे ना ले। ये सब हमारे माता पिता बुजुर्ग करते थे, हम भूल गए हैं। मैम जैसे अभी हमने वॉलेट्स की बात करी, आपने पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, और अगर हमें अट्रैक्ट कर, तो ये लेडीज़ के लिए भी है पहले पीपल के पेड़ वाला? लेडीज़ की तो लेडीज़ को काम आ जाते हैं। आपके घर में मेड काम कर रही है, आपकी कोई फ्रेंड है वो ले रही है, अच्छी कंडीशंस में है, दे दीजिए। क्योंकि देखिए जो चीज़ आपके लिए वेस्ट है वो किसी का सपना है, तो किसी का सपना पूरा कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। आप आश्रम में दे दीजिए, आप एक रिक्शा वाले को रोक कर दे दो, 2 पर्स लेके चलो घर से, भाई मैं निकल रहा हूँ, ये मेरा पर्स है, तेरे काम आ जाएगा। वो खुश हो जाएगा, पर्स बाबूजी ने पर्स दिया, बाबूजी ने पर्स दिया। किसी का सपना पूरा करोगे तो तुम्हारा होगा, कर्मा रिटर्न्स। जैसे अभी आपने लेडीज़ का बताया कि लेडीज़ को लक्ष्मी जी की फोटो रखनी चाहिए पर्स में, ऐसी जेंट्स के वॉलेट्स के लिए भी कुछ होता है कि मम्मी पापा बस और कुछ केसर रख सकते हैं छोटा सा, और ऐसा पाउच आता है केसर का जिसको यूज़ कर सकते हैं। देखो पर्स को साफ रखो, पर्स को भरा रखो। चाहे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे देश में डिजिटल की हो गई है, हमारे पास कैश आता ही नहीं है। किसी से 10 रुपये मांग लो, नहीं होंगे, मैं पेटीएम कर दूं तुझे। अपने पर्स को नोटों से दबा दब भरा रखो। पिक्चरों में नहीं लिखा अमिताभ बच्चन का पर्स मिला नोटों से भरा, प्राण को मिला नहीं बाबूजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ईमानदार हूँ। तो ये कल्चर था हमारा। अब क्या है, पेटीएम में तुम्हारे लाखों रुपए हो, पर्स में क्या है, कैश दिखाओ कितना है, 0। कैश जरूर रखो और पीछे नहीं आगे रखो। जेंट्स के लिए ये है, पर्स नहीं रखना मत रखो, खुले पैसे हमेशा अपने पास रखो। जिसके पास जो होता है लोग उसे वही देते हैं। इज इट? आपकी तरफ अच्छी एनर्जी सभी अट्रैक्ट करेंगे जब अट्रैक्शन के लिए पैसा हो। वो पैसा सारा अगर फ़ोन में है और बैंक में है तो बैंक ही तो अमीर हो रहे हैं। तो कैश रखो। मैम नोट देने के तरीके से भी कुछ होता है? हाँ, पहले ज़माने में नोट को ऐसे थूक लगा कर देते थे। हाँ। ठीक है, आप जब भी नोट किसी को दो उसके ऊपर हाथ रखो, ये सारे नोट मेरे काम पूरे कर कर उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं, सामने जिस भी व्यक्ति को दे रहे हो। मैंने आज एक गाड़ी खरीदी है, जाओ और उसके सारे काम घुमाकर मेरे नोट मेरे पास ही वापस आए। वो नोट घूमकर आपके पास वापस आएंगे। पहले ज़माने में तो वो पीछे चला था, अगर आपको याद, एक लड़की का नाम बहुत, एक नेहा करके एक नाम नोट पर बहुत वायरल हो गया था। उसके बाद नोटों पे लिखना बंद हो गया था। पता है आपको, पहले ज़माने के लोग अपनी जो है ना सील वो बना कर रखते थे, स्टैंप अपने नोटों पर अपनी स्टैंप लगा देते थे। कई नोटों पर आपको पेंसिल से नाम लिखे हुए दिखते थे। ये तो वो अब बंद हो गया। वो सब उन लोगों की सोचती कि हमारा नोट हमारे पास घूम कर वापस आएगा। कई लोग नंबरों के नोटों को इकट्ठा करते हैं, राइट, की स्टार नोट्स इकट्ठा करते हैं। सो ये सब चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन आप कुछ भी चीज़ किसी को दो ना, कहो उसका काम पूरा कर, भला कर और मेरे पास डबल। आप भगवान से कहो ऊपर वाले सबका भला कर, शुरुआत मुझसे कर। मैं सबका भला मांग रही हूँ, शुरुआत मुझसे करो। सही बात है। गिव अ पॉजिटिव वाइब्रेशंस। मेरा कह रही हूँ शाहरुख खान के पास और 150 करोड़ आ जाए,
पर मेरे पास भी आए। मैं आपका बुरा क्यों चाहूँ? मैं कहूँ कि पड़ोसी की एक आंख टूट जाए, भगवान कहेगा उसकी तो मैं एक ही फोड़ूंगा, तेरी दोनों फोड़ूंगा। कर भला तो हो भला। जैसे अभी आपने नोट के कलेक्शंस की बात करी, तो नोट कलेक्ट करना सही होता है या गलत होता है? बहुत अच्छा होता है, धन इकट्ठा करना बहुत अच्छा है, लेकिन रखते कितनी तमीज़ से आप। रेड कलर की फाइल में रखिए। पैसे तो घर में हमेशा होने चाहिए, सिक्के रखिए, मटके में रखिए, कैश रखिए। क्यों हमारे घर इतने अच्छे से चल जाते थे? चावल में पैसे मम्मी रख रही हैं, आटे में पैसे रख रही हैं, साड़ी के अंदर पैसे रख रही हैं, मशीन सिलने वाली में पैसे रख रही हैं, तो हर जगह पे लक्ष्मी रखी हुई थी। और अब पूरा घर छान लीजिए, लक्ष्मी नहीं है। बिल्कुल। गले में डला एक मंगलसूत्र तक चेन खींचने वालों ने उतरवा लिया, फैशन ने चूड़ियां हरी उतरवा दी। तो हम अगर अपने उस कल्चर में वापस चले जाएं, किसी डॉक्टर वाई राखी की ज़रूरत नहीं है, यकीन मानिए किसी की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सिर्फ अपने बुजुर्गों को फॉलो कर लें। तिजोरी में ऐसी क्या चीज़ रखनी चाहिए जिससे और तिजोरी को साफ रखना चाहिए, दूसरे के विजिटिंग कार्ड नहीं रखने चाहिए, आलतू फालतू के पेपर नहीं रखने चाहिए। आपके अगर प्रॉपर्टी पेपर हैं तो वो लॉकर में अलग रखें। लोग लॉकर के अंदर अपने कोर्ट के केसेस रखते हैं। आप बताइए, उसे तो आपने लॉकर में बंद कर दिया, निकलोगे कैसे भाई? पैसा रखो, धन वर्षा पोटली रखो, धन रखो, कैश रखो, चांदी के लक्ष्मी गणेश रखो, कोड़ी रखो, केसर रखो, चंदन की लकड़ी रखो। सुंदर जब खोलो तो वेरी फ्रेगनेंस आए, इत्र डालो। होता क्या है? इसका उल्टा होता है। बिल्कुल मैम, ऐसे कोई मंत्र जो इंसान डेली लाइफ में उनका चैंट करके लक्ष्मी को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ? आई एम हैप्पी, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, 8-10 दिशाओं से लक्ष्मी मेरी ओर अट्रैक्ट हो रही है, मैं बहुत खूबसूरत आत्मा हूँ और मुझे सब बहुत प्यार करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ये ओम दुर्गाय नमः, ये वो मंत्र हैं जो आपको जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं। और जीवन का सबसे बड़ा मंत्र, हंसो और हंसाओ, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओ। ठीक है, थैंक यू मैम, ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा रहा। आई गेस मेरे व्यूअर्स को ही बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमने मतलब आज के हिसाब से बात करी है ना, कुछ ज़्यादा पुराने उसमें जाते हुए, लेकिन लेकिन जो मैम ने बताया कि अपनी कल्चर को मत भूलिए, उस चीज़ को अपनी लाइफ में रखिए। धर्म को छोड़ देगा आदमी तो वो गिर जाएगा। और मैं धर्म को यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात ही नहीं करती। गुरुद्वारे जाना है जाओ, दरगाह जाना है जाओ, आपको राम जी को पूजना है पूजो, लेकिन सिर्फ सबसे पहले सोमवार, मंगलवार, बुधवार और परिवार को समय दो। परिवार ही सब कुछ है। माता पिता पूजनीय हैं, पत्नी अपना घर संसार छोड़कर आई है, लेकिन तुम आई हो तो इसलिए नहीं आई कि किसी माँ और बेटे को अलग कर दो। घर को रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो, एक टाइम का खाना साथ में बैठ के खाओ। डोंट यूज़ फ़ोन व्हेन यू आर ईटिंग, एंड घर में आने के बाद देयर इज़ ओनली घर, नो ऑफिस। सो थैंक यू मैम। थैंक यू अनमोल, और बहुत अनमोल हो तुम, बहुत अच्छा लगा तुमसे, तुम्हारी वाइब्स बहुत अच्छी हैं। मे गॉड ब्लेस यू, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। थैंक यू। सो अब इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आके कोई भी क्वेश्चन हो हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मैम से हम वो पूछ के आपको बताएंगे। थैंक यू।